हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने नेचुरल रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल रिसोर्स वाटर के बारे में देखेंगे एंड देखेंगे हाउ कैन वी मैनेज द वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। वाटर जो है एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जितनी भी लाइफ है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी शेप साइज स्ट्रक्चर का हो, हर किसी को क्या चाहिए? वाटर। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ही 50% से ज़्यादा वाटर ही प्रेजेंट है। एंड जितनी भी हमारे अंदर रिएक्शंस होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, वो भी वाटर एज एन सोल्यूट जो है वो टेक पार्ट जो है वो करता है। वाटर के बारे में एक चीज काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो ये कि वाटर की अवेलेबिलिटी जिस रीजन के अंदर ज्यादा होगी तो वो एरिया फ्लरिश ज्यादा करेगा। जैसे पंजाब का एरिया लगा लो, पंजाब का एरिया हरियाणा के मुकाबले ज्यादा फ्लरिश करने लग रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ मीठा पानी ज्यादा है, वहाँ पे रिवर्स जो है रिलेटिवली ज्यादा है एंड इसकी वजह से वहाँ पे खेती ज्यादा होती है और खेती ज्यादा होती है तो वहाँ पे फार्मर्स की इनकम जो है वो ज्यादा होती है। हमारे यहाँ फार्मर की उतनी ज्यादा इनकम जो है वो नहीं है। पंजाब जो रिलेटिवली ज्यादा समृद्ध है, कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वाटर ज्यादा है। तो वाटर की जिस एरिया के अंदर कमी होगी, यानी कि जिस एरिया के अंदर शॉर्टेज होगी, वो एरिया वहाँ पर कम जो क्रॉप जो है वो ग्रो कर पाएगी एंड अल्टीमेटली वहाँ पर पॉवर्टी जो है होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जहाँ पर पीने का मीठा पानी हो तो वहाँ पर आमदनी नेचुरली जो है वो बढ़ जाती है। तो वाटर है वो आता कहाँ से है, उसका मेन सोर्स कहाँ से है? क्योंकि कुछ तो मानते हैं कि रिवर है, लेक है, वहाँ से पानी जो है आता है, बट अल्टीमेटली जो बिगिनिंग पॉइंट है यानी कि जहाँ से पानी आता है वो है एक्चुअल में रेन। तो रेन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा रिवर्स के अंदर, पोंड के अंदर पानी भरता है, उतना ज़्यादा जो नीचे ग्राउंड वाटर होता है वो भी भरता है। लेकिन अगर रेन ही नहीं होगी तो ना लेक में, ना रिवर में, ना पोंड के अंदर, और जो ग्राउंड वाटर है वो तो धीरे धीरे करके जो है ख़त्म ही हो जाएगा। तो यानी कि जो मेन सोर्स है वाटर का वो वो रेन है। एंड रेन आती है किसकी वजह से? मानसून की वजह से। तो मानसून क्या होते हैं? मानसून ऐसी विंड होती है जो पैसिफिक ओशियन एंड जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से आती है एंड फिर अल्टीमेटली वो पूरे इंडिया पे घूमती है और वहाँ पे बारिश करवाती है। तो ऐसी विंड है जहाँ पे क्लाउड होते हैं और क्लाउड के अंदर वाटर जो है प्रेजेंट होता है और उनकी वजह से जो है बारिश होती है। तो बारिश करने वाली जो हवाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। और मानसून क्या महीने में डेली आते हैं? नहीं, साल के भी कुछ महीनों के अंदर जो है वो आते हैं एंड उसकी वजह से बारिश जो है होती है। तो यानी कि पूरे साल में लेक में, पोंड में, रिवर में पानी कैसा रहेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मानसून कैसे आए हैं। अगर मानसून ज़्यादा आए होंगे तो डेफिनेटली पानी अवेलेबल ज़्यादा होगा, खेती ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर बारिश कम होगी तो अल्टीमेटली जो खेती जो है वो भी रिलेटिवली कम होगी और पानी की कमी जो है वो होने लग जाएगी। तो जो रेन वाटर है वो फिल करता है, हमें पता है कि इसको लेक को, पोंड को, रिवर को, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको भरता है। एंड अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बारिश अच्छी होती भी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इतनी अच्छी बारिश होने के बावजूद भी हम सभी ह्यूमंस की जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? पहले बहुत बड़ा कारण तो यही है कि बारिश से कितनी भी हो जाए, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो पानी की चाहे बाढ़ आने लगने लग रही हो, लेकिन अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन ही मतलब कि बहुत ज़्यादा है तो बाढ़ भी कुछ नहीं कर पाएगी भाई, समझ रहे ना? तो यानी कि ह्यूमन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड डेट कॉज दी स्कैरसिटी ऑफ द वाटर। दूसरा भाई, वेजिटेशन सफिशिएंट नहीं है। वेजिटेशन अगर ज़्यादा होगी, यानी कि पेड़ अगर ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा? उससे अल्टीमेटली ये होगा कि जो भी बारिश का पानी है वो रूट के थ्रू जो है नीचे जाता चला जाएगा एंड ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज कर पाएगा। तो वेजिटेशन कम है जिसकी वजह से पानी जो है वो कम आता है। इसके अलावा जो खराब पानी होता है यानी अनट्रीटेड वाटर होता है, सीवेज वाटर, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको हम रिलेटिवली प्योरीफाई करके उसको यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से पानी की कमी जो है वो रहती है। पीपल्स का लाइफस्टाइल कुछ इस टाइप का है और इरिगेशन के जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। अगर इरिगेशन के मेथड अगर बदलेंगे तो फिर भी कुछ जो है वो हो सकता है, बट अल्टीमेटली चीज़ तो यही है कि बारिश ज़्यादा होनी चाहिए एंड उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अल्टरनेट सोल्यूशन के अंदर पहला जो काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है वो है डैम। यानी कि एक बड़ी लेक है या रिवर है, उस पर क्या बना दो? एक काफ़ी बड़ा बांध बना दो। और बांध नॉर्मली कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है।
कुछ एक पॉपुलर डैम है जो आपने पहले भी उनका नाम सुना होगा, जैसे कि भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम कहाँ पर है? भाखड़ा डैम है सतलुज के ऊपर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो रिवर है वहाँ पे। सरदार सरोवर डैम, इसके बारे में आपने सुना होगा, सरदार है तो कहाँ पर होगा? गुजरात के अंदर, नर्मदा नदी जो है वहाँ पे है। ऐसे ही टेरी डैम है कहाँ पे? गंगा रिवर जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये काफ़ी बड़े डैम्स हैं एंड उन डैम के थ्रू क्या होता है, पानी रोका जाता है एंड फिर पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जो है पानी को बाहर निकाला जाता है। अगर ऐसा काम करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है? अगर जहाँ से पानी निकलने लग रहा है अगर वहाँ पे हम टरबाइन लगा दें तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो टरबाइन नॉर्मली एक टाइप का डायनामो है, ठीक है, जिसमें जितनी तेज़ी से वो घूमेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनेगी, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो वो आसपास का जो एरिया है, इवन इनफैक्ट कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनने लग रही है उस हिसाब से पूरे एरिया के अंदर ये सप्लाई जो है कर सकता है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन सकती है। दूसरा भाई इरिगेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने पानी रोक दिया तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है हम डिफरेंट एरियाज तक इनको पहुंचा सकता है एंड जो रिवर एंड जो पानी है वो यूज़ किया जा सकता है इरिगेशन के अंदर। इसके अलावा जो डोमेस्टिक यूज़ है वहाँ पर भी इसको सप्लाई किया जा सकता है, जो म्यूनसिपल है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पर भी इसको सप्लाई किया जा सकता है एंड ह्यूमन की नीड को फुलफिल किया जा सकता है। तो डैम एक अच्छा सोल्यूशन है। जो भी नदी आने लग रही है उसका पानी रोक लो और पानी रोकने के बाद में उसको अलग अलग जगह जो सप्लाई कर दो जहाँ पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो सीम्स लाइक ए गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपको काफ़ी बड़ा डैम बनाना है तो वहाँ आसपास में काफ़ी सारी वेजिटेशन होती है, तो उस वेजिटेशन को वहाँ से ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो डैम जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा डैम बनेंगे उतनी ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगी, यानी कि पेड़ जो है वहाँ से हटेंगे एंड अलग अलग डिफरेंट टाइप के अगर वहाँ पे प्लांट होंगे तो वो भी ख़त्म होंगे, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो होना है। वहाँ पर कुछ लोकल पीपल जो है वो भी रहते होंगे, तो उनको वहाँ पर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज देर विल बी फियर कि जो डैम है उसमें क्या पता क्या हो जाए या फिर कौन क्या पता कैसी प्रॉब्लम कर दे। तो बेटर क्या होता है, बेस्ट क्या होता है कि उनको दूसरी जगह सेटल जो है किया जाए। एंड दी वर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि अगर गवर्नमेंट उनको किसी दूसरी जगह सेटल करती है तो माइट भी वो उनके अप्रोप्रिएट हो या ना हो। दूसरा, अगर वो दूसरी जगह पे लेने लग रहे हैं तो क्या कंपनसेशन के लिए उतने पैसे मिलने लग रहे हैं या नहीं मिलने लग रहे। हरियाणा का एक केस देख लो, हुड्डा का एक पॉपुलर एग्जांपल है कि पहले तो काफ़ी सस्ते रेट के अंदर जो ज़मीन जो है वो प्राइवेट होल्डर को दे दी गई एंड फिर उसके बाद में जब पता चला कि इनकी तो कीमत इतनी ज़्यादा थी एंड गवर्नमेंट ने तो लूट लिए, तो उसके बाद में क्या हुआ, धरने के अंदर बैठ गए एंड फिर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कुछ कैंसिल भी हुए एंड ये रूल भी निकाला गया कि भाई जो देना चाहता है केवल वही गवर्नमेंट जो एक्वायर कर सकती है, बाकी को वो एक्वायर नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनसेशन प्राइस जो है हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। लोकल पीपल को पता नहीं होता कि इसकी कितनी कीमत होगी एंड गवर्नमेंट जो है वो तो चाहते यही है कि भाई सस्ते में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट भी कौन सी रखेगी, उसको तो फिर भी किसी प्राइवेट कंपनी पे देना होगा, तो हमसे तो सस्ते में लेगी एंड प्राइवेट कंपनी को महंगे में देगी, तो गवर्नमेंट तो हमेशा फायदे के अंदर है। एनीवे, सो द मेन थिंग इज़ हियर कि जो ह्यूमन की डिस्प्लेसमेंट की जाती है उसके लिए कंपनसेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती एंड कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जितनी मनी डैम के ऊपर लगाई जाती है उससे उतना प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा। तो अगर उतना प्रॉफिट जनरेट हो ही नहीं रहा तो डैम बना क्यों रहे हैं, फिर तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से डैम के ऊपर काफ़ी जो आंदोलन जो है वो ज़्यादा उड़ते हैं। तो आपने शायद नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ सुना होगा, तो वहाँ पर बांध बनाने लग रहे थे एंड लोगों ने प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। कारण क्या है कि कंपनसेशन पॉइंट मतलब जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से जो आंदोलन जो है वो उठते हैं एंड इट इज़ ए वेरी वैलिड रीज़न, क्योंकि प्रोग्रेस अगर होने लग रही है तो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, वो सभी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन जो पीपल जो है उन्हीं की हो, सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो, वही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है एंड वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि में जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन एंड रेन का ही वाटर फिर अलग अलग जगह जो स्प्रेड होता है, तो क्यों ना रेन का वाटर ही हम सेव कर लें एंड फिर उसके बाद उसको यूज़ कर लें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर को डायरेक्टली जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर उसको ग्राउंड वाटर के अंदर हम डाल सकते हैं टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, या फिर उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, या फिर इरिगेशन के अंदर भी उसका यूज़ जो है किया जा सकता है। तो वैसे तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की चीज़ें जो है ये चलती आने लग रही है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए आप
कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़े, तो उसके लिए पुराने टाइम पे क्या किए जाते थे, बड़े बड़े जो पोंड जो है वो बना दिए जाते थे। अब पोंड बनाने से होगा क्या, थोड़ा इस चीज़ को समझो। लेट्स से ये एक स्लैब है एंड रेन वाटर आता है ऊपर से, तो रेन वाटर जो आएगा वो यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ से आगे जो है बढ़ जाएगा। कुछ पानी ऐसा भी होगा जो अंदर जो है चला जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा होगा, एंड जो वाटर यहाँ से जाने लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो रेन का वाटर है वो हालांकि धीरे धीरे करके कुछ तो नीचे जाएगा, लेकिन अधिकतर जो पानी है वो बाहर वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स से यहाँ पर रेन होने लगने लग रही है, तो कुछ पानी तो यहाँ भी जाएगा एंड कुछ पानी जो है यहाँ से फ्लो करता रहेगा। बट आगे क्या है, आगे तो एक काफ़ी बड़ा डिग है, ठीक है, पोंड है, तो उसमें क्या होगा, पानी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं, जिसका रिजल्ट क्या होगा, ये पानी कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली नीचे जाएगा, और जितना नीचे जाएगा उतना जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो नॉर्मली अगर खड्डे अगर खोद भी दें, ठीक है, नॉर्मली जो जोड़ है तालाब है वो होते हैं, उनका पर्टिकुलर काम क्या होता है कि जो भी बारिश का पानी आने लग रहा है उसको होल्ड कर ले, बस एक जगह रखे, ऑटोमेटिकली फिर पानी जो है वो रिस के नीचे जाता चला जाएगा और जो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा आसान सा काम है और हर कोई इसको कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होने लगा है तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है उसने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी कुछ ऐसी प्रोसेस है जो अभी भी चली हुई है, एंड उनमें से एक जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं खादिन। खादिन एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है जो राजस्थान के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड इसके लिए क्या किया जाता है कि एक कैचमेंट एरिया होता है, वेल एक स्लोपी एरिया है, तो लेट्स से एक ये स्लोपी एरिया है एंड पानी जो है यहाँ पर गिरता है, और ये जो कैचमेंट एरिया है इससे स्लोप के थ्रू ये बहता बहता आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर कोई डैम बना दे, एक बांध बना दे यहाँ पे, तो जो पानी है वो पानी यहाँ पे रुक जाएगा, एंड लेट्स से पानी अगर काफ़ी ज़्यादा आने लग रहा है तो एक दूसरा चैनल जो है वो खोला जा सकता है, और जो दूसरा चैनल है उसको पास किया जा सकता है किसके अंदर, एक वेल के अंदर, एक जो वेल जो है उसके अंदर पास जो है किया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ पर चला जाएगा, वेल के अंदर चला जाएगा, जो पानी आने लग रहा है वो यहाँ पे रुका रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पानी जो है वो नीचे जाता रहेगा, और जितना पानी नीचे जाएगा उतना जो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता चला जाएगा। तो एक अलग से हमारी बुक के अंदर ये डायग्राम भी है जिसके अंदर दिखा रखा है कि कैचमेंट एरिया से जो पानी है वो आगे स्लोप के थ्रू जो है बहने लगने लग रहा है और अल्टीमेटली एक जगह आके रुक जाता है, क्योंकि आगे क्या है, एक बांध है, ठीक है, जिसको एम्बैकमेंट या फिर बूंद जो है वो बोलते हैं। एंड पानी जहाँ तक रुक सकता है उतना रुकेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो फ्लो कर जाएगा और कहाँ बढ़ जाएगा, वेल की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें खादिन के अंदर, तो खादिन के अंदर हम यही करते हैं कि एक लॉन्ग अर्थन एम्बैकमेंट, जिसको बूंद या फिर बांध जो है वो बोलते हैं, तो वो बिल्ड किया जाता है एक लोअर एज की तरफ। ये नीचे का लोअर एज है, ये स्लोपी एरिया एंड ये नीचे का एरिया है। तो यहाँ पर जो है बनाया जाता है फार्म लैंड के लिए। एंड जो रेन वाटर है वो कैचमेंट एरिया से होता हुआ फ्लो करता हुआ अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है बूंद के अंदर टू फॉर्म ए रिजर्वर। या ये वाला जो एरिया है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वर जो है वो हम कह देते हैं। एंड जो एक्सेस वाटर है उसको कैरी कर दिया जाता है एक दूसरे पाथवे के द्वारा, और जो सेलो वेल होता है, सेलो वेल कौन सा है, ये वेल जो है उसमें पास कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो भी बच गया। एंड उसके बाद ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये जो रिजर्वर वाला एरिया है, इसको एज एन क्रॉप को उगाने के लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग से हमारा फार्म लैंड जो है वो बन गया। तो जो बारिश का पानी है वो इसको मिलने नहीं लग रहा है, बस बीज बो एंड फिर डायरेक्टली नई फसल जो है वो पैदा कर लो। देखो कितना आसान तरीका है ना। तो राजस्थान के अंदर ऐसा जो है किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिवली बारिश जो है वो कम होती है। लेकिन शहरों का क्या भाई, क्योंकि शहरों के अंदर तो अधिकतर आपको पक्की चीज़ें ही मिलेगी, सब कुछ सीमेंट का बना हुआ। तो वहाँ पर किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, तो उसके लिए एक अलग तरीका है, और वो अलग तरीका क्या है, परकोलेशन पिट।
यानी कि कुछ छोटे छोटे खड्डे होते हैं, परकोलेशन पिट्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे पिट्स हैं एंड यहाँ पर ये स्लैब्स प्रेजेंट है, इनको कहते हैं परकोलेशन पिट्स। तो जब भी बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो पानी जो है वो नीचे गिरता है, तो कुछ तो बिल्डिंग जो है वहाँ पे गिरता है, तो बिल्डिंग से भी नीचे की तरफ पास होता है एंड नीचे ग्राउंड जो फ्लोर है उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पर है हमारी बिल्डिंग, ये जो ऊपर है वो है बिल्डिंग, और जो भी बारिश का पानी आता है वो यहाँ से रिस के जो है वो नीचे आ जाता है, और नीचे क्या हमारा परकोलेशन पिट है। एंड यहाँ पर जो है बहुत सारी अलग अलग टाइप की सोइल जो है वो प्रेजेंट है। एंड ये क्या करते हैं, पानी को जो है इकट्ठा करते हैं। तो पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, फिर ये बढ़ने लग जाएगा तो क्या करें भाई, इसके लिए जो है एक अलग से पाइप जो है वो बनाया गया है। एंड जो पाइप है वो फिर फर्दर जो है इसको कनेक्ट कर देता है एक दूसरे पिट के साथ में। जो पिट है उसको हम बोलते हैं रिचार्ज वेल। तो रिचार्ज वेल, तो ये अराउंड 1 मीटर बड़ा, यानी कि 1 मीटर का इसका डायमीटर होता है, और अराउंड ये 3 मीटर गहरा जो है वो पाया जाता है। तो रिचार्ज वेल के अंदर जो पास कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो डन की जाती है कंस्ट्रक्टिंग दी परकोलेशन पिट्स, यानी इस टाइप के पिट जो है बिल्डिंग के साथ में जो है वो बनाए जाते हैं। एंड उसको फिर कवर कर दिया जाता है किसके द्वारा, कॉन्क्रीट स्लैब्स के द्वारा। तो ये कॉन्क्रीट स्लैब हो गई, तो बिल्डिंग जो है उसके बीच बीच में छेद जो है मिलेंगे, स्लैब के बीच बीच में होल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, ये कनेक्ट कर किए जाते हैं किसके साथ, एक जो रिचार्जिंग वेल है उसके साथ। ये हमारी रिचार्जिंग वेल है। तो जो बिल्डिंग है उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे परकोलेशन पिट्स जो है वो बने होते हैं, जहां पर पानी धीरे धीरे करके आके गिरता है एंड वो फिर अल्टीमेटली पास कर दिया जाता है कहाँ पर, रिचार्ज वेल के पास में। तो जो रिचार्ज वेल है वो 1 मीटर का होता है, ठीक है, 1 मीटर उसका डायमीटर है, और 3 मीटर की उसकी जो है डेप्थ जो है पाई जाती है। रेन वाटर जो फॉल होता है वो इन ओपन स्पेस के अंदर गिरता है बिल्डिंग के, एंड फिर उसको परकोलेट होता हुआ वो होल्स के थ्रू होता हुआ स्लैब कोर के जो बीच में है उनसे फिल्टर होता हुआ परकोलेशन पिट के अंदर चला जाता है। एंड फिर जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको हम बाद में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको सीप करके अल्टीमेटली बाद में जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लग रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या क्या है। तो वो जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता, तो दोबारा से उड़ के वापस नहीं जा सकता, ठीक है, ग्राउंड के अंदर ही रहेगा। तो जब चाहे उसको तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, ऐसा थोड़ी ना कि अभी जो पानी है वो बाद में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक बार नीचे गया हुआ है तो वो तो है ही। इसके अलावा जो पानी नीचे गया हुआ है वो किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन के वेस्ट के द्वारा जो है पोल्यूट जो है वो नहीं होगा, ना वहाँ पर जो मच्छर मक्खी जो है वो पनपेंगे, एंड वास्ट एरिया के अंदर ये फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो एरिया के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। इस वाटर को इंडस्ट्री के द्वारा भी, ह्यूमन के द्वारा भी, इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वेल के रिचार्ज के अंदर भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, तो सभी को करना चाहिए। अगर आप भी कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। परकोलेशन पिट है या फिर समहाउ जो भी पानी इकट्ठा करें उसको चाहे आप दोबारा से रिसाइकल अगर कर सकते हो तो वो करें, नहीं तो खेतों के अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम जो है आप सभी को बनाना चाहिए, नहीं तो जो सरपंच है उसको कहना चाहिए कि आप हमारे लिए कोई ऐसा सिस्टम जो है डेवलप करो, एंड लगातार कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। पानी अगर खराब होने लग रहा है तो उसको मापेंगे कैसे कि वो कितना खराब है, या फिर क्या पैरामीटर है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि हाँ ये पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। तो एक तो है उसके अंदर हम बैक्टीरिया देखते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है कोलीफॉर्म। तो हम देखते हैं टीसीसी क्या है, टोटल कोलीफॉर्म काउंट, यानी कि कितने कोलीफॉर्म ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कोई दूसरी नर्मदा है या फिर कोई रिवर है, वहाँ पर कितना वाटर जो है पोल्यूट हो चुका है। तो वहाँ पर क्या देखते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, तो क्या वो बैक्टीरिया वहाँ पर ही प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है। तो उसके लेवल के हिसाब से देखेंगे कि अगर ह्यूमन के वेस्ट का अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो फिर तो और भी ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि जो रिवर है वो ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। दूसरा पीएच, नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7 होती है। अगर स्लाइटली एसिडिक हो जाए तो वो भी चलेगी, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाए तो
इसका मतलब देयर विल बी पोल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर जो वाटर है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, मैं उसको आंसर जरूर करूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।